सभी भैया को राम राम। आज विज्ञान की क्लास है, कंप्लीट विज्ञान शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई शुरू करते हैं। परमार सर की क्लास, परमार सर के नोट से कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं। ध्यान से पढ़ते जाइए। भौतिक राशि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी सदिश है। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन आपकी राशि है मेरे भाई, सदिश। एक समान गति मतलब कि कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि एक समान गति का मतलब कि कांस्टेंट स्पीड। और टाइम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मतलब समान समांतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाती है। असमान गति समान समांतराल में असमान दूरी तय करना। गति में परिवर्तन चाल कहलाता है। गति में परिवर्तन क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। याद रखना, गति में परिवर्तन चाल कहलाता है। चाल प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी मात्रा मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर घंटा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आपको 18/5 से क्या करना है? गुणा करना। समय मतलब कि छोटे राशि से बड़े राशि की ओर जाने पर 18/5 से गुणा करना, और बड़े से छोटे की ओर जाने पर 5/18 से गुणा करना। ये न्यूमेरिकल में याद आएगा। 1 मीटर 4 सेकंड। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 2 सेकंड में 16 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 16 32। 16 + 16 32। समय कुल समय आ जाएगा। कुल समय कितना है? कुल समय 4 2 6 32/3 16/3। एक चीज याद रखना है,
चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। सदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं? यहाँ देखना, अदिश राशि और सदिश राशि बताते हैं। अदिश राशि जिसमें केवल पढ़ना, केवल परिमाण, और सदिश जिसमें परिमाण प्लस दिशा। समझ में? तो मतलब सदिश में मेन चीज़ क्या होती है? सदिश में मेन चीज़ होती है मेरे भाई दिशा। सदिश में मेन चीज़ क्या होती है? दिशा। समझ में आ गया? एक और बता देता हूँ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, देखना। दूरी से क्या बनता है? दूरी से भी बनता है आपके चाल, और वेग से बनता है, विस्थापन से बनता है वेग। ये दोनों है सदिश राशि और ये है अदिश राशि, याद रखना। आगे चलते हैं। जिसमें परिणाम होता है, ये देखो, जिसमें परिणाम होता है और दिशा। अदिश राशि जिसमें परिणाम होता है दिशा में, और सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, जैसे वेग विस्थापन मीटर प्रति सेकंड मात्रक विधि। उषा 990 मीटर लंबे पुल में तैरती है और वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक वापस उसी 8 सीधे रास्ते पर 180 मीटर की दूरी करती हैं। तो उषा की औसत गति क्या होगी? अब देखना, प्रश्न में बहुत तगड़ा प्रश्न है, इतना तगड़ा नहीं है लेकिन समझने के लिए प्रश्न अच्छा है। प्रश्न है कि 90 मीटर लंबा पुल को तैरती हैं, वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी 3 सीधे रास्ते पर तैरकर 80 मीटर की दूरी तय करती है। तो उससे मतलब कुल दूरी आपने दे दी भाई, कुल दूरी दे दी आपने 180 दी हुई है। समय आपको 1 मिनट दिया होता, मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। कट 3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसी प्रश्न में आपको बोले औसत वेग मतलब विस्थापन बटा समय। तो जाती हैं और वापस से जाती है, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन किसे कहता है? यहाँ देखिए, विस्थापन और दूरी में अंतर यहाँ बताता है। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे कि यहाँ देखना कि भैया, जैसे ये 5 किलोमीटर तो दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर, 5, 10, 15 और 20, इसमें दूरी होगी 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा? विस्थापन यही होगा बीच वाला। जैसे यहाँ समझो
यहाँ से समझो, जैसे कि ये देखो, ये मतलब यहाँ से शुरू हुआ 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो आपके बीच का विस्थापन ये होगा, जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 25 50, सीधा बीच की दूरी, समझ में आया? समझ में आ गया बीच तुम। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है? वेग, और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, त्वरण का सूत्र है आपके ए बराबर v माइनस यू बटा टी। v मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, जैसे v माइनस यू बटा टी। ए बराबर इम्पोर्टेंट सूत्र याद रखना, मात्रक भी पूछा जाता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, जबकि त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन के दर त्वरण, एक समान त्वरण, समान समय में समान वेग तय करना एक समान त्वरण कहलाता है। असमान त्वरण, प्रश्न एक स्थिर स्थिति से शुरू करता है। राहुल 30 सेकंड में 6 किलोमीटर वेग प्राप्त करके अपनी साइकिल चलाता है, फिर वह इसी साइकिल पर ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकंड में साइकिल का वेग हो जाता है, तो दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण का सूत्र प्रारंभ माइनस अंतिम। प्रारंभ में आपने क्या किया है? प्रारंभ में आपको ये देखो क्या कहा है, प्रारंभ में कहा आपको स्थिर है, क्या है प्रारंभ में? क्या स्थिर है? स्थिर है तो मतलब प्रारंभ में वेग क्या हो गया? प्रारंभ में वेग हो गया 0, अंतिम वेग आपके 6 समय 30 सेकेंड, तो v माइनस यू बटा टी 30, 6 पंजाने 30, 6 पंजाने 30, 1/5, 1/5 कितने होता है? तो 5 है आपके 0.2 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार इसकी परिणाम 6 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 माइनस 6, इसमें क्या हो गया? अवमंदन हो गया, अवमंदन हो गया, माइनस होता है तो अवमंदन। ग्राफ याद रखना, दूरी और समय के बीच का ग्राफ, दूरी और समय के बीच का ग्राफ। ये क्या है? नियत के लिए, किसके लिए? नियत के लिए नियत होती है, क्योंकि समय हमेशा नहीं एक चीज़ है। ग्राफ में एक चीज़ बता देता है कि ग्राफ में कांस्टेंट हमेशा नीचे आता है। कांस्टेंट क्या है? समय। समझ में आ गया? यहाँ आ जाएगा दूरी, वेग मतलब चर पद आएगा या आपके y अक्ष पर,
किस अक्ष पर? वाई अक्ष पर आएगा। सीधी रेखा में गति को न्यूमेरिकल, सीधी रेखा में गति के न्यूमेरिकल एक चीज और देख, और इधर समझ लेना, मैं बताता हूँ कि एक चीज और समझ लेना कि ये ग्राफ है, जैसे कि वेग और समय का आपको पूरे डाल क्या आएगा, तो डाल आएगा आपके त्वरण। उसी प्रकार वेग और समय का क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? विस्थापन। क्या आ जाएगा? विस्थापन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कॉन्सेप्ट है पर इसमें मतलब आपको इतना ही याद रखना है, काफी आगे। तीन गति के नियम हैं, तीन गति के नियम यहाँ याद रखना, आपको बताते हैं। v बराबर u, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। समझ में आ गया? ये इसको आप तीसरे वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gas, ऐसे ही लिखा हुआ, लेकिन प्लस में भी। अब आपको यहाँ बता देते हैं, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, s विस्थापन, t समय, a त्वरण, यही चीज़ है। एक बार यहाँ देख लें, नज़र लगा दें, नज़र मान लो एक बार इधर की तरफ, एक बार इस तरफ नज़र मार दोगे ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई क्या चीज़ है। समझ आए? चले आगे। ऊर्ध्वाधर गति मतलब a बराबर g, ऊर्ध्वाधर गति और फ्री फॉल स्थिति, ऊर्ध्वाधर गति और फ्री फॉल स्थिति। ऊर्ध्वाधर गति में a बराबर, ऊर्ध्वाधर गति में पता है g होता है, तो g आ जाएगा त्वरण। एक आपको कहते हैं मुक्त रूप से गिरना, मतलब मुक्त रूप से गिरना, तो उन टाइम प्रारंभिक वेग 0 या करे। समझ आएगा? और आपने कहते कि मतलब कोई कार टक्कर, तो अंतिम वेग टकरा के रुकी, तो अंतिम वेग वहाँ पर होगा 0, मतलब v बराबर 0। समझ? एक ट्रेन विश्राम से प्रारंभ होकर 5 मिनट से 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए ट्रेन द्वारा, एक ट्रेन विश्राम से प्रारंभ होकर 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती हैं, और ये मानते हुए कि त्वरण एक समान है। तो त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी प्रारंभ 0। डायरेक्ट सूत्र लगाना, देखना इसमें अपन आपको इजीली बताते हैं।
इजीली कैसे बताते हैं? इजीली ऐसे बताते हैं कि विराम से तो u बराबर 0, v बराबर 72। आप इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल दो। मैंने क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया। 5/18 से क्या गया, गुणा। मैंने क्या किया, 5/18 से एक बार वापस बता देता हूँ। यहाँ पर 5/18 से क्या किया, डायरेक्ट आपको याद रहेगी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले तो 5/18 से गुणा, और इसी चीज़ को मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा। जो बाद में आए बड़ी तो पहले, बड़ी में तो बड़ी बटा, याद रह जाएगा। तो ये त्वरण निकालो। त्वरण आ गया आपके 1/15। त्वरण को न्यूटन के, अब आपको क्या क्या कि भाई दूरी, अब आप पूछोगे कि सर यही क्यों लिया, क्योंकि दूरी, देखो दूरी आपके पास यही तो चीज़ है कि भाई परिमाण वेग 0 दिए, आप इसी से भी निकाल सकते हो, आप इसी से भी निकाल सकते हैं। सेम है, कोई किसी से भी सूत्र, दोनों सूत्र उससे निकलेगा नहीं, क्योंकि उसमें विस्थापन नहीं है, दूरी नहीं है। ये कार समान समय में 5 सेकेंड 18 किलोमीटर से तथा 36 किलोमीटर तो त्वरण और कार द्वारा इसी समय में तय की गई दूरी। त्वरण 5 में अंतिम वेग है, त्वरण एक समान वर्तीय गति। एक समान वर्तीय गति, एक समान वर्तीय गति में वेग की दिशा हमेशा किस तरफ होती है, ये वेग की दिशा बदलती है तो हमेशा क्या होगा, त्वरण होगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको, मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, हाई लेवल की। इसमें अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगेगा, अभिकेंद्रीय बल किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल तरफ लगेगा तो आपको पता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण भी अंदर की तरफ लगेगा। किसकी तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा अभिकेंद्रीय त्वरण भी। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक समान वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण आता है, जबकि असमान में अभिकेंद्रीय त्वरण प्लस स्पर्शित त्वरण दोनों आता है। और आपको पता है, एक चीज़ याद रखनी है कि बल की जो दिशा होती है, वही त्वरण की दिशा होती है। और अभिकेंद्रीय त्वरण को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, AC से, तो V²R। अभिकेंद्रीय बल इंटू त्वरण,
जग नहीं, ये यहाँ पर आराम से समझना। ए सी बराबर पी स्क्वायर आर, तो आपको बल क्या होगा, एम इंटू ए, ये की जगह ये रख दो तो एम वी स्क्वायर आर। समझ में आ गया? आगे चले, याद रखना। एक एथलीट 100 मीटर व्यास वर्ताकार ट्रैक पर एक चक्कर लगाने में 20 सेकेंड पूरा करता है। 1 मिनट में 10 सेकेंड के बाद क्रमशः विस्थापन क्या होगा? विस्थापन देखो क्या प्रश्न पूछा है, यहाँ आपको आराम से समझाते हैं। एक एथलीट 100 मीटर व्यास, 100 मीटर क्या है, व्यास है। 100 मीटर ये व्यास, 100 मीटर व्यास मतलब त्रिज्या आधी होती है, 50 मीटर की त्रिज्या वाला। 1 मिनट और 10 सेकंड के बाद इसका विस्तार, एक चक्कर 20 सेकंड में लगाए तो 1 मिनट में 60 और 70 सेकंड लेगा, तो 20 एक चक्कर, 40 2 चक्कर, 60 3 चक्कर। और 10 सेकेंड है, तो भाई इसमें उत्तर थोड़ा गलत दिया हुआ। नहीं उत्तर सही दिया हुआ, उत्तर है आपके 100 मीटर। 100 मीटर से ही जैसे कि देख रहा, या पूरा बताता हूँ मैं आपको कि फर्स्ट चक्कर, एक चक्कर 20 मिनट, तो पहला यहाँ से शुरू हुआ, एक चक्कर 20 सेकंड, दूसरा 40, तीसरा 60, यहाँ कितना है 60 और 10 70, तो यहाँ पर पहुँच गया कितना 60। अब 10 मतलब एक राउंड 20 में करते हैं तो यह आएगा 10, यहाँ पहुँच गया। अब पूछ रहे हैं कि विस्थापन, तो विस्थापन कितने बताया, 100 मीटर का क्या है, व्यास है, तो यही है आपका विस्थापन। समझे? अगर 1 मिनट का पूछता तो उसमें विस्थापन 0 होता। अब दूसरा चैप्टर, बल और गति के नियम। बल और गति के नियम। बल और गति के नियम। गति के कारण अवस्था, विराम अवस्था और गति अवस्था। इसका मतलब है कि जो वस्तु गति में वो गति में ही रहना चाहती है, जो वस्तु विराम अवस्था में वो विराम अवस्था में रहना चाहती है। और ये सब कौन करवाता है? वो कराता है जड़त्व। कौन कराता है? जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? जो अपनी अवस्था का विरोध करे, अपनी मूल अवस्था में बना रहना चाहता है। बलों के प्रकार। बल का मात्रक न्यूटन, परिणामी बल, संतुलित बल मतलब 0, परिणामी बल 0 तो संतुलित बल, परिणामी बल 0 तो संतुलित बल,
पढ़ना है बल तो आ सकते। आगे चलते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। इजी है यार, ये तो सबको आते हैं। संपर्क बल और गैर संपर्क बल। संपर्क बल, संपर्क बल क्या बल? संपर्क कर्षण बल। कर्षण बल का संपर्क हुआ जो सतह से ये है तो सतह से लगता है वही बल। यहाँ सतह से लगता है तो ये संपर्क बल हो गया। स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी यही रूल होता है। ये स्प्रिंग, इसलिए में भी सत्ता का नियम होता है। और पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल, ये तीनों बल केंद्रीय बल भी होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रीय बल। गति के नियम, 3 नियम है न्यूटन साहब ने दिए। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम। और ये प्रश्न भी आता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया? जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। याद रखना। जो वस्तु जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती, मतलब जो वस्तु विराम में है वो विराम अवस्था में ही रहना चाहिए। जो गति अवस्था में वो गति अवस्था में रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। बाह्य बल, पेट को हिलाने पर उसके फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, याद एक प्रश्न बता देता हूँ आपको कि गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम F बराबर D बटा F। गति का दूसरा संवेग में परिवर्तन की दर, ये देखो संवेग में परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। F बराबर dP बटा dt। समझ में आ गया? संवेग, अब आप पूछोगे सर संवेग किसे कहते हैं? जिसे P से दर्शाया जाता है M into V। संवेग में आप इतना ही याद रख लो, M मतलब द्रव्यमान, V मतलब वेग। संवेग में परिवर्तन mv बट्टा माइनस एम। संवेग में परिवर्तन प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन भी, संवेग में परिवर्तन बट्टा टी, ये किसका सूत्र है? बल का, याद रखना। और बल का एक और सूत्र आता है F बराबर M में एक M बराबर V माइनस यू टी। और एक रॉकेट वास्ते आते हैं F बराबर M U M डी टी। रॉकेट वास्ते आता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, रॉकेट पर प्रश्न आया तो वही से आएगा। गति का तीसरा नियम प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल। एक समान समय में एक समान विपरीत प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो आपका एक प्रश्न आता है
कि समुद्र में तैरना किस नियम द्वारा सही होता है? तो गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा हम तैर सकते हैं। और ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ देखना, ये है टेबल, ये क्या है? टेबल। टेबल पर गेंद है, तो इसके द्वारा नीचे की तरफ क्रिया मतलब बल लगाया जाता है, जबकि प्रति द्वारा मेज पर बल लगाया जाता है। तो ये भी अलग अलग है, वाक नहीं हुआ। आगे चलते, संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जाए, एक दूसरे के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है। हो गया पूरा। आगे चलते हैं, ये इजी न्यूमेरिकल है, आप कर लोगे। न्यूमेरिकल आप कर लोगे, करो, आशा है कि आप कर लोगे। ये आपसे सही हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट बता देता हूँ, फिर आप कर लोगे। पॉइंट ये चीज़ है कि मतलब संवेग संरक्षण जब बाह्य बल क्या हो? बाह्य बल शून्य हो, तो संवेग संरक्षण नियम टक्कर वाला ही लगाना, या टक्कर वाला ही लगाना। क्या लगाना? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 u2 v1 u2, हाँ सॉरी, फिर m2 v1 प्लस m2 m1 v1 प्लस m2 v2। ये सूत्र याद रखना, टक्कर के लिए काम है ये। इसी में सूत्र है, मर्ज हो जाती। संपर्क बल का सही उदाहरण है मांसपेशीय बल। बल का मात्रात्मक परिभाषा, ये भी एक याद रखना, बल का मात्रक परिभाषा 3 बल, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। वह बल जिसमें किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र हो। आपको सीधा याद रखना, संरक्षी बल कार्य स्वतंत्र हो जिसमें बंद पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य, और इसमें बंद पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। बात खत्म। आगे चलते हैं, संरक्षी बल ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बल संरक्षी बल नहीं है? पहला गुरुत्वाकर्षण, पहला ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण। दूसरा स्थिरवैद्युत बल। तीसरा चुंबकीय बल। चौथा घर्षण बल। तो कौन सा बल नहीं होगा? घर्षण बल नहीं होगा। चले आगे, प्रत्येक किलोमीटर पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये आ गया था, बता देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल यह 9.8 रहेगा, और यह होगा 9.7, और यह 9.8, मतलब कि दूरों से विषुवत रेखा की ओर घटता है।
विषुवत रेखा से दूर की ओर जाने पर भी घटता है, याद रखना। बल का वह माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है, टॉर्क बल। जैसे यह दरवाजा है, टॉर्क बल टो बराबर एफ इंटू लैम्बडा, लैम्बडा नहीं, लमडी। लमडी मतलब दूरी, लंबवत दूरी। जैसे यह दरवाजा है, टॉर्क बल के कारण दरवाजे की लंबवत दूरी। जैसे आप यहाँ लगाते हो, खींचने के लिए यहाँ लगाते हो भाई डोर, बीच में तो नहीं लगाते हो, क्योंकि लंबवत दूरी बढ़ जाएगी तो टो भी बढ़ जाएगा, तो आसानी से खुल जाएगा। समझ में आया? बल का वह माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है, गुरुत्वाकर्षण कार्य ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है कि F दो द्रव्यमान के समानुपाती या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जिसमें कांस्टेंट आता है जी को सर्वोत्तम गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻⁻11। ये वैल्यू भी याद रखना और इस जी की विमा भी याद रखना। इम्पोर्टेंट चीज़ है जी की विमा, पर आपके शायद आता नहीं है। ये एयरपोर्ट लेवल वालों के लिए आता है, जिसमें 12+10 10 बार आ चुका है, याद रखना। जाकर चलते हैं। केपलर के ग्रह नियम। प्रथम नियम कक्षों का नियम। सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम। किसी ग्रह सूर्य के जोड़ने वाली रेखा समय के बराबर अंतराल एवं बराबर क्षेत्रफल में घूमती है। तृतीय नियम समवर्त नियम। तृतीय नियम T² समानुपाती R³। सूर्य के परिक्रम करते हुए किसी ग्रह का परिक्रम काल ग्रह के बीच की औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर, याद रखना। खोज हेनरी कैनविक्स या फिर केविंडो। द्रव्यमान और भार में अंतर। जड़त्व नियम। वह बल जिस पर पृथ्वी द्रव्यमान को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण। एक चीज बता देता हूँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। ये पूरी पीडीएफ होगी, पूरी कंप्लीट विज्ञान है। कंप्लीट विज्ञान जिस दिन होगी उस दिन आपको ये पीडीएफ फ्री मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक। गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता। भूमध्य रेखा की तुलना में दूरों पर अधिक गुरुत्वाकर्षण, ऊंचाई बढ़ने पर कमी आती है। यह मैंने आपको बताया। मैंने अभी बताया कि मैंने क्या कहा मेरे भाई, मैंने कहा कि विषुवत रेखा से आप अगर
ध्रुवों की ओर जाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया? ये चीज़ आपको क्या करना, याद रखना। और सतह, सतह है ये आपकी पृथ्वी की। क्या है? सतह। पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाओगे तो भी घटेगा, और ऊपर के जाओगे और तो भी घटेगा। और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है और अनंत पर शून्य होता है। दो चीज याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अब मास और भार में क्या अंतर है वो चीज़ यहाँ बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट, मास और भार में क्या अंतर होता है। मास सभी जगह क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जबकि भार सभी जगह बदलता है। भार W बराबर mg, तो जी सभी जगह बदलता है तो भार भी बदलता है। ये चीज़ याद रखना है। समझ में आ गया? भार भूमध्य रेखा की तुलना ध्रुवों पर अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। ऊंचे बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण में कमी आती है। चंद्रमा पर ये चीज़ याद रखना, चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/4। एक चीज़ याद रखना, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 6 मीटर कूदता है तो चंद्रमा पर वो 1 मीटर कूदेगा। 1 मीटर कूदेगा। ये प्रश्न भी याद रखना। प्रणोद, किसी यात सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। मात्रक न्यूटन। प्रणोद बल का मात्रक न्यूटन। दाब 1 atm। 1 atm मतलब वायुमंडलीय दाब। दाब प्रणोद बल बटा क्षेत्रफल। P बराबर F बटा A। क्या है? P बटा F बटा A। तरल पदार्थों पर दाब, किसी सतह पर आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उपलब्ध बल कहा जाता है। जिससे V बराबर अंडर रो जी एच भी कहा जाता है। आर्कमेनिक सिद्धांत, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लव बल और उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व रो से प्रदर्शित करता है m बटा v। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब आयतन। समझ में आ गया? जिसका कोई भी मात्रक नहीं। कार्य ऊर्जा, बल जो किसी वस्तु को विस्थापित करे। कुली का कार्य 0। कार्य धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। कार्य का आपको एक सूत्र याद रखना, W बराबर F cos थीटा। कार्य मतलब कि कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। सिंपल शॉर्ट। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जिसका मात्रक जूल है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 काइनेटिक ऊर्जा m/v²। स्थितिज ऊर्जा में इसमें
mg h आएगा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध जो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ बताते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। अपन ऊपर नीचे m से गुणा कर लेते हैं तो क्या बन गया, 1/2 m² v²/m। अपन जानते हैं कि P बराबर mv, P क्या है, संवेग। तो इसको यहाँ मानते हैं तो क्या बनेगा अंतिम में ये बनेगा कि 1/2 p² 2m, ये काइनेटिक एनर्जी किसका, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। समझ आ गया। स्थितिज ऊर्जा ये किसी स्थिति की वजह से गतिज ऊर्जा करते हो, बाद में स्थिति आधारित पर गतिज ऊर्जा mg h। ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना एक दूसरे स्थानांतरित। डायनेमो, ये चीज़ आपको वेरी इम्पोर्टेंट के रूप में याद करनी है मेरे भाई। कौन सी, ये वाली, वेरी इम्पोर्टेंट के रूप में याद रखनी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आगे चलते हैं। शक्ति वह दर जिस पर कोई वस्तु कार्य किया जाए या ऊर्जा संचरित हो। अधिशेष शक्ति कार्य समय जूल सेकेंड या वाट। अश्व शक्ति 746 अश्व। बल्ब प्रकाश और विद्युत फिलामेंट टंगस्टन का बना होता। गैलीलियो ने सबसे पहले निष्कर्ष निकालता है कि निर्वात सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक बिंदु पर जमीन पर पहुंचती। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का दूसरा नाम भार है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा उसी यांत्रिक ऊर्जा के घटक है। साउंड आया, साउंड ऊर्जा का एक रूप है। यांत्रिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है स्थितिज गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तरंगों के प्रकार, ऊर्जा का परिमाण। यांत्रिक तरंगे जो माध्यम की आवश्यकता किस पर होती है, ध्वनि को। प्रकाश ऊर्जा को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक ऊर्जा कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। या अनुदैर्ध्य तरंग जिसकी दिशा गति की दिशा में ही हो, ऐसे। और अनुप्रस्थ जिसके कण कैसे लंबवत हो। देखो जिसमें संपीड़न विलयन, इसमें शिखर श्रृंगार लैम्बडा, ये लैम्बडा के बीच, इसके बीच में ये लैम्बडा की दूरी होती है मेरे। आयाम ध्वनि की प्रबलता मात्रक डेसिबल। तीव्र ध्वनि की गुणवत्ता। नोट वह ध्वनि जो कई आवृत्तियों के मिश्रित होने पर उत्पन्न होती है। मच्छर आवृत्ति अधिक, पित्त शेर आयाम अधिक, भारहीन श्रवण श्रेणी
ठीक भाई, अभी तो 15 हुए हैं। अभी तो क्या 15 पेज हुए हैं, आप देख सकते हो 15 पेज हुए हैं 212 पेजों में से। 15 पेज हुए हैं 212 पेजों में से। ये आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद। यहीं आपका सेक्शन कंप्लीट करते हैं, अगली बार और लाएंगे।